पुस्तक है आपकी है ना इस सेमेस्टर फर्स्ट की, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है ना। इसका जो पहला चैप्टर है उसमें साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के बारे में बताया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को बहुत अच्छी तरीके से करना है, 101% गारंटी दूंगा कि ये पेपर में सवाल आएगा। ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, मैं डीपली बता दूंगा, बीच में कुछ पॉइंट है उनको भी लेके चलना क्योंकि उनको भी लेके सवाल बन सकते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले आता है साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद के बारे में क्या क्या पूछेंगे। साम्राज्यवाद की प्रासंगिकता पूछ सकते हैं, साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर लेनिन के विचार पूछे जा सकते हैं, और जे हॉब्सन के द्वारा है ना साम्राज्यवाद पे क्या सिद्धांत बताया गया है। पूंजीपति जो वर्ग है वो अपने हित साधने के लिए साम्राज्यवाद का किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, इस पर हॉब्सन ने क्या अपने मत प्रस्तावित किए, या फिर यूं कह सकते हैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किस प्रकार से एक दूसरे से अलग है और किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है। यानी कुल मिला के मुझे तो एक कॉमन वर्ड नजर आ रहा है साम्राज्यवाद, और इस साम्राज्यवाद को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं उस पे आपको आंसर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर साम्राज्यवाद की बात आती है तो सबसे पहले साम्राज्यवाद वर्ड आया कैसे। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे सुव्यवस्थित ढांचा अगर समाज का नहीं था तब क्या था, तब व्यक्ति विशेष का प्रत्येक जीव मितव्ययी था। मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ होता है कि जितनी जरूरत है उतना का मिल जाता है, उसके बाद पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लेता है जीव। साधारण शब्दों में बोले तो अगर मुझे 2 रोटी की भूख है तो मुझे 2 रोटी जैसे भी मिल जाए मैं खा लूंगा, फिर इसके बाद मुझे किसी प्रकार से किसी को के भी अहित के बारे में नहीं सोचना और अपने हित के बारे में भी नहीं सोचना। मेरा हित तो जब है जब मुझे भूख लगेगी और मुझे जितनी भूख लगी मुझे वो चीज मिल जाए। ठीक है ना। यानी जानवर प्रवृत्ति बहुत अच्छी प्रवृत्ति देखेगी इस मामले में। तो अगर उसे भूख लगी है तो वो अपना खाना ढूंढेगा और प्राप्त करने के उपरांत जब पेट भर जाएगा तब वो अपना आराम करेगा, यानी आराम का स्थल ढूंढेगा, वहां बैठेगा, फिर उसे किसी और जीव को परेशान नहीं करना। तो मानव क्या था पहले, तो असामाजिक या समाज की व्यवस्था तो थी नहीं। समाज जब था भी ना तो समाज में क्या होता है एक दूसरे के पूरक बने। ये भावनात्मक प्राणी है मानव, और भावनाओं में तो है ना कई प्रकार के भावनावेश है, और इस भावनावेश में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब क्या होता है कि समाज से बड़ा सा क्षेत्र, बड़ा सा क्षेत्र राज्य, राज्य से बड़ा क्षेत्र देश, और देश से बड़े क्षेत्र जो है वो महाद्वीप है जिनमें कई देश आते हैं। और इस पृथ्वी पे जितने भी देश हैं एक दूसरे देश में पाए जाने वाली वस्तुओं को अपने अधीन करना चाहते हैं। यही अपने अधीन करने की प्रकृति साम्राज्यवाद है। ये तो हमने सरल शब्दों में प्रस्तावना में बताने का प्रयत्न किया। अब साम्राज्यवाद शब्द कैसे आता है, तो बताया जाता है इसको लेटिन शब्द इंपेरियम से लिया गया है। किससे लिया गया, इंपेरियम। दूसरा इसको अगर आज हम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, इंपेरियलाइज्म। ठीक है ना। तो इंपेरियलाइज्म जो है वो इंपेरियम से लिया गया है, और इंपेरियम में इंपेयर का अर्थ क्या होता है, आदेश। क्या होता है, लिज्म मतलब देना, इंपेरियम यानी कि डेट्स मीन्स हम इसका पूरा ही अर्थ निकाल दें तो आदेश देना। तो मैंने सिंपल सी एक लाइन में लिख दिया, ये तो आपकी परिभाषा हो गई। क्लियर। अब बात आती है कि जो सिद्धांत देने वाले जो पॉलिटिशियन है, जो राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने साम्राज्यवाद पे अपने क्या विचार दिए, तो मैंने 2 को सर्च किया है, 2 को ही मैंने डाला है। ऐसे तो किताब पढ़ोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, 2 के सिंपल है, लिखिएगा NL बुखारिन। क्या है, ये बुखारिन द्वारा है, ये लेनिन द्वारा है, तो दोनों के ही याद कर लें। बुखारिन क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित होता है, दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित होता है। और लेनिन क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद पूंजी का चरमोत्कर्ष है। चरमोत्कर्ष मतलब अत्यधिक, मतलब उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है जिस लक्ष्य पर है ना समस्त पूंजी मेरे अधीन आ जाए, समस्त पूंजी मेरे अधीन आ जाए। पूंजी का मतलब करेंसी नहीं है, कि अक्सर पूंजी बोलो ना नवयुगों में एक ही भावना आती है, ड्रग्स में सा करेंसी। करेंसी नहीं, पूंजी मतलब वो हर वस्तु जो करेंसी में कन्वर्ट हो जाए वही पूंजी है। आपकी बिल्डिंग है, आपके पास कार है, वो पूंजी है।
आपके है ना जीवन निर्वाह करने के लिए जो संसाधन है वो पूंजी, पेड़ पौधे जमीन जायदाद सब पूंजी है। तो ये सारी पूंजी क्या है, किसी ना किसी प्रकार से आपके लिए लाभदायक है, आपके हितों को सब पूरा करती है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। अपने हित और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, इन पूंजी को अपने अधीन करने की कोशिश करोगे। आपने बुखारिन और लेनिन के बारे में तो परिभाषा सीख ली। अब इसके बाद आती है कि साम्राज्यवाद की उत्पत्ति या पहले सबसे पहले शब्द का प्रयोग जो है नेपोलियन साम्राज्य का विस्तार हुआ है ना। साम्राज्यवाद तो रोम साम्राज्य समझ में आता है, सबसे पहले साम्राज्यवादी प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है। तो नेपोलियन साम्राज्य का जो विस्तार हुआ है वहां पर सबसे पहले हम इस शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अब बात आती है कि अब ये जो देश है ना, सबसे पहले यूरोपीय पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो यूरोप में जो देश आते हैं जैसे इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है ना, ये वो राष्ट्र हैं जिन्होंने अन्य देशों पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की है या उनके संसाधनों को अपने अधीन लेने का प्रयत्न किया है। प्रयत्न किया क्या, कर ही लिया। यही साम्राज्यवाद की नीति है। इसके लिए आप विस्तार से साम्राज्यवाद के बारे में लिख सकते हैं। साम्राज्यवाद क्या है बता दिया, उसमें इन दोनों की राय भी आ जाएगी या उनके विचार आ जाएंगे। साम्राज्य उदय कैसे होता है, तो उदय में हमने पहले डाला है वास्को डी गामा। पृष्ठभूमि डालनी पड़ती है ना उदय के लिए, कैसे, तो ये तो 7 महाद्वीपों में पूरा विशाल भूखंड बटा हुआ है पृथ्वी का। 7 महाद्वीपों में बटे होने की वजह से क्या था कि उस समय ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि हम है ना संचार माध्यम के जरिए से एक दूसरे देश के बारे में विस्तार से जान सके या छोटी भी जानकारी प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य से कहते हैं ना कि ये जो यूरोपीय भूमि पे रहने वाले जो शासक थे, उनके शागिर्द थे, उनके अंडर काम करने वाले जो नायक थे, वो है ना समुद्री है ना सफर तय किया करते थे। जो समुद्र के माध्यम से ये देखने का प्रयत्न करते थे कहां पर अन्य क्या है। तो वो है ना दिलचस्पी, वो जानकारी जुटाने की प्रक्रिया की वजह से ऐसे नायकों में से जो उभर के आए उनमें से नाम आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारत की खोज की थी, बाई अफ्रीका होते हुए, बाई अफ्रीका, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे दूसरे जो है ना क्रिस्टोफर कोलंबस की बात आती, तो ये भी है ना सबसे पहले जिसने इसने इंडिया खोजा। इसने इंडिया जब खोजा तो ये गया किसके जरिए से, इसने जो इंडिया खोजा ना, तो इसने उसे जिसे इंडिया समझा यानी भारत समझा, वो असल में भारत नहीं था, वो था अमेरिकी द्वीप, जिसे वो इंडिया करके प्रमाणित कर दिया। पर इसने है ना इंडिया को खोजने के तहत अपना विचार बनाया था। अब वो इंडिया तो पहुंचा नहीं, वो पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। क्लियर हुआ। कब पहुंचा, 1492, और वास्को डी गामा 1498। अब ये कहा जाता है कि नहीं, इंडिया की खोज तो है ना कोलंबस ने सन 1492 में कर दी थी, नहीं की, इट्स अ भ्रम। ये क्या है, ये एक तरीके से मिथ्या है। कोलंबस ने अपना प्रस्ताव रखा, अपने विचार रखे कि मैंने इंडिया की खोज कर ली, इंडिया नहीं, अमेरिकी द्वीप की खोज की थी उसने। उसके बाद वास्को डी गामा ने भारत में पैर रखा था। वास्को डी गामा ने भारत में पैर रखा, फिर धीरे से यहाँ से जानकारी जुटा के वो गया और यूरोपीय देशों के जो नायक थे, शासक थे, साम्राज्यवादी विचारधारक थे, उन तक इसकी जानकारी पहुंचाई। अब धीरे से वो फिर एशिया महाद्वीप विशाल भूखंड की तरफ बाई समुद्री मार्ग बढ़ने लगे। अब बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आने के बाद उपनिवेश लाए। यही उपनिवेश पहला चरण है क्या, साम्राज्यवाद को जन्म देने का, ठीक है ना। हमारे संसाधनों को पूरी तरीके से अपने अधीन करना, हमें आदेश में रखना और अपने प्रभुत्व का फैलाव करना, ये क्या है, साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद कहां से कहां तक फैला, तो उसके लिए याद करने वाली पॉइंट, ग्रेट ब्रिटेन ने कहा भारत, पश्चिमी अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और भी ज्यादा है, हमने तो कुछ ही लिखे। इसके बाद आता है फ्रांस ने कहा किया, ये सब है ना यूरोपीय महाद्वीप पे आते हैं। इसमें फ्रांस ने अल्जीरिया, मोरक्को, ये अफ्रीका में, ठीक है ना, वहां पे अपना साम्राज्यवाद चलाया। इटली, ट्रिपोली, सोमालीलैंड और इरिट्रिया, क्या है, इरिट्रिया, ठीक है ना। अब मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वही है।
तो इस प्रकार से है ना इन यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकत या फिर देशों ने क्या किया, बाह्य समुद्री मार्ग द्वारा इनके जरिए से प्राप्त जानकारी पर वहां पे साम्राज्य करने की दृष्टि से प्रस्ताव पारित किया, वहां पहुंचे और फिर इस प्रकार से साम्राज्यवाद पूरे विश्व में फैलता चला गया। शुरुआत नेपोलियन से होती है, रोम साम्राज्य से होती है, और आज भी साम्राज्य चल रहा है। हम भी देख सकते हैं साम्राज्य कैसे चल रहा है, कैसे ना कैसे हमारे भूखंडों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति किस देश में नहीं है। हमारे ये भूखंडों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति चीन रख के बैठा हुआ है, या अन्य देश भी कहीं ना कहीं नजरें गड़ाए बैठे। बहुत सी दिमाग से चलने वाले चतुर राष्ट्र क्या करते हैं, दो राष्ट्रों को आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में आयुधों को बेचते हैं, शस्त्रों को बेचते हैं, जिनका प्रयोग करके आपस में कमजोर हो जाओगे, कमजोर होने के बाद सहानुभूति के माध्यम से हम आपकी जमीन को अपने अधीन कर लेंगे। पाकिस्तान के साथ किया गया, अभी देखा हमने कि है ना कुछ वर्षों पहले जी श्रीलंका की माली हालत खराब हुई है, नेपाल की माली हालत खराब हो चुकी है, पाकिस्तान की माली हालत खराब हो चुकी है। ये राष्ट्र क्या है, ये वो राष्ट्र है जिनके पास संसाधन और संसाधनों को प्रयोग करने के लिए उत्तम किसी भी टेक्नोलॉजी नहीं, ठीक है ना। ये एक सघन बस्ती है और उस सघन बस्ती का पालन पोषण करने के लिए वहां की भूमि पर्याप्त अब शोषण नहीं, उनका वो शोषित नहीं कर पा रही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी, बेसिकली सामाजिक पृष्ठभूमि भौगोलिक ढांचा ऐसा है जो तालमेल नहीं बैठा पा रहा है, और उसका फायदा कौन, साम्राज्यवादी ताकतें उठाती हैं। तो ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो एक बार पैदा हुआ था फिर खत्म हो गया, नहीं, ये पैदा हुआ है, आज भी चल रहा है, इसने अपना रूप बदला है। पहले ये ना हिंसक था, पहले सामाजिक था, हिंसक हुआ, आज ये राजनीतिक मापदंड के अंतर्गत से कार्रवाई कर रहा है। तो ये मैं इसको और थोड़ा सा आगे इसके उदाहरण दिए हैं, अब मैं साम्राज्यवाद को थोड़ा सा और बताता हूँ। तब तक के लिए वीडियो इसको साफ करूं, और साफ करने के बाद दोबारा नोट डाउन कर दो, फिर पॉइंट समझा। जल्दबाजी में ये मिट गया, टॉपिक वही भारत में उपनिवेशवाद और, ठीक है ना, कॉलोनी एंड इंडिया, ठीक है। यहाँ पे जो है साम्राज्यवाद, तो मैंने जो पहले बताया था, पहले तो मैंने साम्राज्यवाद क्या है उसे समझाने की कोशिश की है, दूसरे मैंने साम्राज्यवाद की परिभाषाओं को बताया है। शुरुआत में इस शब्द का प्रयोग जो नेपोलियन साम्राज्य के बाद सबसे पहले प्रयोग में लाया गया है। तत्पश्चात मैंने बताया है कि इसका उदय कैसे आया हो, तो उदय में मैंने बताया है दो जो यात्राएं है ना महत्वपूर्ण रही हैं, कोलंबस और वास्को डी गामा के द्वारा। तो उनके द्वारा जो यात्राएं की गई, उस यात्रा में क्या हुआ, एक देश दूसरे देश के संपर्क में आ गया, एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के संपर्क में आ गया। ये बोलना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बीच में जो समुद्र है ना, वही एक तरीके से इतने विशाल भूखंड को एक दूसरे से अलग कर रहे, यही महाद्वीप है। अब बात आती है कि तीसरा पॉइंट जो इसमें हम विस्तार से लिखा जाएगा वो होगा साम्राज्यवाद का सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, सिद्धांत वे विचार होते हैं जो स्पेसिफिक किसी लेखक के द्वारा लेख किए गए हैं, और इसको डिट्टो वैसा ही पढ़ा जाता है, और वैसा ही पढ़ा जाता है, उसी के अनुसार उसी का अर्थ समझा जाता है, उस अर्थ को उस विचारक के व्याख्यान के रूप में आज स्टूडेंटों तक है ना प्रोफेसर पहुंचाते हैं, हम आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, बुकों के द्वारा से हम उस लेखक के ज्ञान दिए गए लेख को पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं। तो वो क्या उस शब्द या उस विचार से वो क्या समझता है, उस टॉपिक से वो क्या समझता है, डेट्स मीन्स सिद्धांत है ना। सिद्धांत में सबसे पहले तो हम है ना यहाँ पर दो की बात करेंगे, जे ए हॉब्सन की बात करते हैं, जे हॉब्सन की बात करते हैं। तो इन्होंने साम्राज्यवाद पर एक बुक लिखी है, क्या लिखी है, ये बुक है, ठीक है ना बेटे, ये बुक है जिसका नाम दिया, शीर्षक जो दिया है वो साम्राज्यवाद एक अध्ययन, ठीक है। और इस बुक को उन्होंने कब लिखा है, 1902 में। अब ये एक तरीके से मार्क्स विचारक थे, यानी मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले, ठीक है ना। इस चीज को मार्क्सवादी विचारधारा को मानने से संबंधित मैं यहाँ पर दो शब्दों के बारे में बताऊंगा, और कार्ल मार्क्स की बात करूंगा जो जर्मन मूल के थे, ठीक है ना, और यहूदी थे। बाद में इनका देहांत जो है हो गया है। मैं अगर मार्क्स की बात करता हूं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है बुर्जुआ,
बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? पूंजी। ये पूंजीपति वर्ग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। और एक होता है सर्वहारा वर्ग। देखो इसमें इनमें तो टकराव है ही। समस्त संसाधन इन्होंने अपने अधीन कर रखे हैं, इसलिए पूंजीपति वर्ग यानी बुजुर्गा वर्ग है। बुजुर्गा वर्ग अपने हितों को साधने के लिए क्या करते हैं? शोषण करते हैं। किनका शोषण करते हैं? सर्वहारा वर्ग का। और सर्वहारा के पास अगर कोई चीज है, पूंजी को अपने अधीन या पूंजी के प्रयोग करने हेतु ये कुछ दे सकेंगे, तो वो क्या दे सकते हैं? सिर्फ अपना श्रम। इनके पास क्या है? श्रम है। और इनके पास क्या है? समस्त संसाधन है। मेरी बात समझ रहे? और इन संसाधनों और श्रम के बीच में तालमेल करके जो है वो क्या चल रहा है? बाजारीय ढांचा या अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाविधि। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? यही हो रहा है ना। चलो हम आपकी बात करते हैं। और आज पूरे विश्व में अगर हम चाहे कितने भी देश ले लें, जो भी देश है उन सभी में आपको ये दो विशेष वर्ग मिलते हैं। आपको अपने आसपास ये विशेष वर्ग मिलेगा। हम आप में भी कई ऐसे लोग हैं जो सर्वहारा वर्ग में ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास संसाधन नहीं है। और आप कहोगे कि नहीं जी हमारे पास संसाधन है, मैं अपनी फैक्ट्री जाता हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास बाइक है। वो आपने कैसे प्राप्त की है ये सोचो ना। वो आपने कैसे प्राप्त की है? किसी और संसाधन की हेल्प से। आपके पास संसाधन है श्रम। श्रम के अलावा आप किसी और जरिए से कोई चीज, आज है ना, एक गरीब व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी मेहनत करके श्रम के माध्यम से कुछ पैसा एकजुट करता है, जुटाता है, जोड़ता है, फिर उसके बाद उस पैसे से क्या करता है? अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देता है। या घर भी बना दिया ना, तो वो घर जो है अपने बच्चे के लिए छोड़ के चला जाएगा। आज वो बच्चा ये कहता है मेरे पास संसार, मेरे पास भूमि है, मेरे पास घर है, तो वो घर आया कैसे? सर्वहारा वर्ग है ना, जो क्या है, कुछ संसाधनों की वह मात्रा जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, उनको अपने अधीन करने के प्रयत्न में क्या करता है? एक सौदा करता है बुजुर्गा वर्ग से। और वो सौदा क्या करता है? श्रम को देकर। बुजुर्गा वर्ग क्या करता है? उसने तो पहले ही साम्राज्यवादी प्रक्रियाओं को अपना के है ना सारे संसाधन अपने अधीन कर रखे, यही कर रखे। चलिए ठीक है। तो ये जो विचारधारा है, ये इस चीज को डिफाइंड किया है सबसे अच्छा कार्ल मार्क्स ने। ये भी क्लियर है, जर्मन के थी, जर्मन मूल के थे। तो मार्क्स द्वारा जो अपने ये विचार आए ने मार्क्सवादी विचार कहते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। मार्क्सवादी विचारों के समर्थक बहुत से और भी लेखक आए हैं, उन्हीं में से जे.एस. हॉब्सन भी। और ये भी कहा गया है कि इनके बीच में जो तालमेल है ना, वो एक तरीके से शोषण है। क्या है? शोषण है। ठीक है ना। बुजुर्गा वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग को के हितों को रोंदा जा रहा है। ठीक है ना। प्राकृतिक अधिकारों की बात करें तो संसाधन सारे प्राकृतिक और संसाधन प्रकृति यानी कि एक परमात्मा के द्वारा दी गई चीजें हैं। और इन चीजों पे ना परमात्मा के द्वारा पैदा किया गया हर एक जीव उसका बराबर अधिकार है। ये तो हमारा आध्यात्मिक विचार हो गया। अगर इस आध्यात्मिक विचार पे चले तो बुजुर्गा वर्ग होना ही नहीं चाहिए, ना सर्वहारा वर्ग होना चाहिए। इसमें तो सभी एक समान हो जाएंगे, सबको बराबर संसाधन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बराबर बांट दो जी किसी प्रकार का। तो ऐसे में क्या होगा? राज्य की भी जरूरत नहीं होगी। राज्य की जरूरत क्यों है? राज्य तालमेल रख रहा है ना। राज्य क्या करता है? अपनी राजनीति की रोटियां सेकता है, और राजनीति की रोटियों सेकने में सर्वहारा वर्ग को क्या कुछ आरक्षण देता है, इनके द्वारा टैक्स वसूलता है, और उस टैक्स का प्रयोग करता है सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए। और उस उत्थान की रोटियों के बीच में क्या होता है? राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो कई प्रकार की है ना भ्रष्टाचारी नीतियों, गलत नीतियों का शिकार होता है। ये तो एक विशाल टॉपिक है। हमने यहाँ पे आपको एक जानकारी दी। मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स कौन है, कार्ल मार्क्स द्वारा ये प्रक्रिया क्या है वो भी समझ में आ गई। कोई ज्यादा टफ नहीं है। हम विशाल से लिख आप खुद भी विचारक बने। आप विचारक बनेंगे, आप इनके बीच के तालमेल को है ना आप रीड करिए बुक में, आप अपने द्वारा रीड करेंगे, फिर उसको समझिए,
आप भी अपने विचार रखेंगे और विचार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। टफली कुछ नहीं होता, गहन अध्ययन की बात है। अगर जे हॉब्सन की बात करते हैं, ये कार्ल मार्क्स के विचार। मार्क्स ने क्या बोला, एक समय वो आए, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अति भी अच्छी नहीं होती। ये इनका शोषण कर रहे, शोषण कर रहे, शोषण कर रहे, एक सीमा है और उस सीमा पे क्या होगा, सर्वहारा वर्ग पूरी तरीके से बुजुर्गा वर्ग को खत्म कर देगा। चलो ये मान लिया, वो हिंसक अहिंसक राजनीतिक या कोई और तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि ये भी लाचार हो जाएंगे, क्यों, ये इन पर निर्भर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट निर्भर है। आप देखिए ना, अभी सर्वहारा वर्ग पूरी तरीके से हाथ पीछे करके खड़ा हो जाता है, किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं देता बुजुर्गा वर्ग को। बुजुर्गा वर्ग क्या सक्षम है अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए? नहीं। बुजुर्गा वर्ग के पास संपत्ति है, संसाधन, भूमि है, किसान कौन है? सर्वहारा वर्ग। किसान नहीं जाएगा तो फसल नहीं पैदा होगी, तो उस भूमि का ये क्या करेगा? बहुत सारे यातायात संसाधन है, उनको चलाने वाले सर्वहारा वर्ग, ये नहीं चलाएंगे तो उनका वो क्या करेगा? सोना चांदी और भी कई प्रकार के है ना संसाधन जो है इनके पास है। सर्वहारा वर्ग उसमें अपनी श्रम शक्ति नहीं देता है, तो वो सारे संसाधन व्यर्थ है। और इस संसाधनों का मूल्य जब ही आता है जब सर्वहारा वर्ग अपना श्रम उसमें अटैच कर देता है, जोड़ देता है, तो ये इन पर निर्भर है। तो देखा जाए सर्वहारा वर्ग भी इन पर निर्भर है। अगर ये अपने संसाधनों को श्रम से अटैच करने की भूमिका ही छोड़ते तो सर्वहारा वर्ग के लिए भी श्रम अपना कहाँ पर लगाएंगे, और श्रम नहीं लगाएंगे तो श्रम के बदले फिर अपनी जीवन निर्वाह के लिए जिन उपयोगी वस्तुओं की जरूरत है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सर्वहारा वर्ग इन पर डिपेंड है। पर अति जो है वो क्या कहेगा, इन दोनों के बीच में एक तनाव शैली को जन्म देगा। वो तनाव शैली क्या करेगा, क्योंकि बुजुर्गा वर्ग हार जाएगा, ये मार्क्स बोलता है। क्यों? क्वांटिटी ज्यादा है बुजुर्गा वर्ग। आप देख लो ना, आपके ही लोकल एरिया में अगर आप कहोगे ना कि हमें ना आज ये लिस्ट तैयार करते हैं कि इधर बुजुर्गा वर्ग कितना है, सर्वहारा वर्ग क्या, बुजुर्गा वर्ग क्या है, आपको ना 100 में से 5 मिलेंगे, तो 95 सर्वहारा वर्ग मिलेगा, जो किसी का दिन काम करने के लिए, अपना श्रम देने के लिए तैयार खड़ा है। हम आप भी हैं। चलिए अब क्या होता है, ये मार्क्स ने बोला पर ऐसा हुआ नहीं। अब बात यहाँ पे आती है, इन्होंने तो यही बोला था कि सर्वहारा वर्ग का एक समय वो आएगा जब बुजुर्गा वर्ग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, सिर्फ सर्वहारा वर्ग पड़ेगा और संसाधन बराबर आवंटित कर दिए जाएंगे, और इस प्रकार से राज्य की भूमिका भी खत्म हो जाएगी और समानता व्याप्त हो जाएगी। ये उनका है ना निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन है मार्क्सवाद का, और इसके ना समर्थक जे हॉब्सन है। पर देखा गया ऐसा तो हुआ नहीं। साम्राज्यवाद के पुस्तक लिखी और जब उन्होंने देखा ऐसा हुआ नहीं, तो अपनी बातों को सुधारने के हेतु उन्होंने है ना क्या बोल दिया कि जो घटना घटित होनी थी, घटना क्या कि बुजुर्गा वर्ग खत्म होना चाहिए था और सर्वहारा वर्ग आना चाहिए था, वो घटना ना घट के उसकी जगह दूसरी घटना घट गई, और इस प्रकार से उन्होंने अपने जो समर्थन जो दिया था उसको कवरिंग करने की प्रक्रिया को कवरिंग करने की कोशिश की है। किन्होंने? जे हॉब्सन ने। अब कहते हैं उन्होंने है ना दूसरी बात बोली, पूंजीपति वर्गों के पूंजीपति वर्गों के हितों को साम्राज्यवादी इंजन के नियंत्रक के रूप में भी कहा जाता है। लाइन पूरी है, लाइन अपना अर्थ बता रही है। यहाँ पर आप टेक्निकल ना जाइए कि इंजन मिंजन क्या लिख दिया। ये पूंजीपति वर्ग है, हित माने लाभ होता है, अपने लाभों को अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए साम्राज्यवादी इंजन को नियंत्रण, साम्राज्यवादी एक इंजन मान लेते हैं जिसकी वजह से एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करने के लिए कुछ तो मशीनीकरण होना चाहिए। मशीनीकरण को साम्राज्यवाद के रूप का इंजन मान लिया। साम्राज्यवाद वो तरीका है जिसकी वजह से नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण कर इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए पूंजीपति वर्ग है, और इसी के माध्यम से दूसरे देशों पर नियंत्रण करता है। तो ये लाइन बताते हुए जे हॉब्सन बताते, अतिरिक्त उत्पादन और अल्प उपभोग, ये एक पॉइंट लिखा है, देखो ये लाइन जो है वो बता देगी। पूंजीपति देशों में चले जाओ, वहां दो है ना क्रियाएं होती है। पूंजीपति लोग क्या करते हैं, पैसा है, उत्पादन बहुत ज्यादा कर देते हैं और उपभोग कम करते हैं। अब रीजन बताते हैं क्यों। बात करते हैं
कि ये वो व्यक्ति विशेष हैं जो कम है। आपने देखा होगा, देखो विकसित देश जो है वहां की जनसंख्या कम है, विकासशील देश जो है वहां की जनसंख्या ज्यादा है, ये जानते हैं। विकसित देश में ही पूंजीपति वर्ग रहता है, ये भी क्लियर है। उनके पास संसाधन ज्यादा है, ये तो संसाधन दे रहे हैं, ये तो संसाधन दे रहे हैं, और उन संसाधनों का प्रयोग करके क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाता है। जितना जितना एक सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति प्रयोग करेगा संसाधन, उतना तो ये भी करेंगे। लॉजिक समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि जो ज्यादा पैसा पैदा करता है वो ज्यादा रोटी खाता है, जो कम पैसा पैदा करता है वो कम रोटी खाता है। भूख है ना, ये चीज नहीं देखती, भूख तो ये देखती है ना कि तुम्हें कितनी कैलोरी की जरूरत है। आप उतनी कैलोरी को ऑब्जर्व करना चाहोगे, उसके लिए आप 4 रोटी खाते हो, कोई 10 रोटी खाता होगा, यही तो होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन का जितना हिस्सा ये प्रयोग कर रहा है उतना सर्वहारा वर्ग उपयोग कर। अब ऐसे में क्या होता है, अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए क्या चीज चाहिए, संसाधन। संसाधन तो इन पर बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसका प्रयोग करके उत्पादन कर डाला, प्रयोग इसमें से इतना कर रहे हैं, लॉजिक मान लेते, समझाने का तरीका। तो ये बाकी का रिमेनिंग जो बचा है उत्पादन, ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा? तो यही फायदा उठाते, फिर ये उत्पादन क्या करते हैं, सर्वहारा वर्ग के बीच में आवंटित कर देते हैं अपने अच्छे दामों में। और सर्वहारा वर्ग भी यही करना चाहता है, श्रम करके उसने कुछ ऑब्जर्व किया और उसने भी उत्पादन किया। इनके पास पूंजी कम है तो इन्होंने कितना, इतना उत्पादन किया, इनके उत्पादन में इनके उत्पादन में फर्क। अब मैं तालमेल बैठा रहा हूं, अब ऑब्जर्व करने, अब इन्होंने अतिरिक्त उत्पादन किया, अल्प उपभोग किया। अल्प उपभोग क्यों? क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम। ये उपभोग, ये भी उपभोग कर लेंगे ना तब भी जरूरत है, और तो फिर कहां ये जाएगा इनके पास। कुल मिला के जीत इन्हीं की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संसाधन इन्हीं के पास आ। मैं एक थॉट बता रहा हूं, लिखो, लिखने में कोई कमी नहीं, आप अपने तरीके से लिखो, आप अपने तरीके से लिखो, चीज समझो। चीज समझ में आई है? आई नहीं आई? चलो हम आप हैं, हम आप हैं, मेरे पास है ना 1000 रुपए है, आपके पास 10 रुपए है, और हम दोनों क्या करते हैं, गुब्बारे बेचते हैं। एक एरिया ले लिया, मैंने क्या किया, मैं तो ले आऊंगा अपने 100 रुपए के गुब्बारे, अब मुझे अपने एरिया में बेचने, तो मेरे एरिया में तो बिक गए कितने, 10 रुपए, वो 20 रुपए के, बाकी के 80 रुपए के बच गए। और तुमने 10 रुपए के खरीदे तो आपके एरिया में ही नहीं कवर हो पाए वो, और आपको जरूरत है, फिर आप कहोगे उससे ले लो, आप मेरे से लोगे, मैंने वो तुम्हें दिए, तुमसे भी पैसे। मैं कुल मिला के ना क्या है, यहाँ के उत्पादक को भी अपने अधीन रख सकता हूँ, मैं आपको भी अपने अधीन रख रहा हूँ, आपके यहाँ की जो कस्टमर सिस्टम है, कस्टमर एरिया है, वो भी मेरे अधीन है, यानी कुल मिला के पूरी तरीके से अपने अधीन कर रहा हूँ, और हित ऑटोमेटिक मेरे ही पक्ष में है। तो ये होता है बुजुर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच में। ये बताया जे ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है ना। मैं ऑप्शन की इस बात से समर्थन करता हूँ, और बहुत अच्छा तरीका दिया है, और ये बहुत अच्छी लाइन है, अतिरिक्त उत्पादन अल्प उपभोग, ठीक है ना। ये किसके पक्ष में लिखी है लाइन, ये लिखी है जी बुजुर्ग पक्ष के पक्ष, किसके, बुजुर्ग पक्ष में। और सर्वहारा में उल्टा कर लो, क्या है, अल्प उत्पादन अतिरिक्त उपभोग, ये होता है ना। हाँ चलिए, अब आती है लेनिन की बात। लेनिन वाला तो चैप्टर ऐसा है, लेनिन को लेकर साम्राज्यवाद पे पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, विस्तार से आप पढ़ लेना, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पढ़िए। लेनिन ने है ना एक लेख लिखा है, जिसका है ना उन्होंने शीर्षक दिया है, वो शीर्षक है साम्राज्यवाद पूंजीवाद का चरम रूप। साम्राज्यवाद तो उसका मेन टॉपिक है, उसके अंतर्गत पूंजीवाद का चरम रूप लिखी गई है 1916, ठीक है। और उन्होंने इसमें साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम मंजिल कहा है। क्या कहा है? साम्राज्यवाद को
पूंजीवाद की अंतिम मंजिल। और जो मैंने अभी तक बताया है उस चीज को अगर समझ सके हो तो लेनिन के विचारों में वो भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बताता हूँ ना, उसमें लेनिन की बात दिमाग में घूम रही होती है। अब मैं उन लोगों को अलग अलग करूँ टॉपिकों को, बनता नहीं है, ठीक है। समझाने के लिए दृष्टिकोण ये होता है कि सडनली बताना है, सडनली तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठानी है। मैं क्या करूंगा, मैं तो उसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलेगा वो, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बने इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ में आ गया। तो ये है लेनिन के, तो लेनिन के और जे हॉब्सन के बारे में अगर ये 2 लाइनें लिख के इनके बारे में विस्तारित लिख दोगे तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो एक तरीके साम्राज्यवाद से संबंधित प्रश्न का सॉल्यूशन है। डेफिनेशन, उदय और सिद्धांत। डेफिनेशन उदय इससे पहली वीडियो है, इसके बाद ये मैंने सिद्धांत इसमें कवर करा।